हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। एक बार फिर हम एल्गी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक रिप्रोडक्शन इन एल्गी पर चर्चा करते हैं। एल्गी जो है उसमें मुख्य रूप से तीन प्रकार का जनन पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम कायिक जनन बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम अलैंगिक जनन बोलते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लैंगिक जनन बोलते हैं। तो यानी कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। एल्गी के अंदर मुख्य रूप से तीन प्रकार के जनन होते हैं। इन जनन जो पार्ट है एल्गी का, इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो या बीएससी स्टैंडर्ड का जो भी एग्जाम हो, उसमें आसानी से याद हो जाएंगे तीनों। हम इस जो चैनल है, इस चैनल के द्वारा हम जो आज की जो क्लास है उसमें पूरा जो तीनों जनन है, उस प्रकार जो जनन के, उसमें हम क्लियर कर लेंगे। सबसे पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। 5 विधियां होती है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एल्गी के अंदर। सबसे पहली विधि है वो होती है विखंडन। सबसे पहली विधि जो होती है उसको बोलते हैं विखंडन। इंग्लिश में लिखते हैं उसको फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन विखंडन या फ्रेगमेंटेशन, जैसे नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो चीजें हैं उसमें विखंडित होंगी, यानी कि टुकड़ों में टूटेगी। याद रखने का तरीका, फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंट इन फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी, फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंट इन फिलामेंटस एल्गी। अब फिलामेंटस एल्गी कौन सी होती है? जैसे स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। विखंडन, फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंट इन फिलामेंटस एल्गी, और फिलामेंटस एल्गी स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स से। इसमें क्या होता है, यूलोथ्रिक्स या स्पाइरोगायरा का जो तंतु होता है, स्पाइरोगायरा या यूलोथ्रिक्स जो भी हैं, दोनों एल्गी, उनका जो तंतु होता है वो तंतु अलग अलग भागों में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, अलग अलग भागों में टूट जाता है। और टूटने के बाद ये भाग अलग एल्गी बना लेगा, ये भाग भी अलग बना लेगा। कहने का मतलब यदि यूलोथ्रिक्स है तो ये भाग नया यूलोथ्रिक्स बना लेगा, ये भाग नया यूलोथ्रिक्स बना लेगा, ये भाग नया यूलोथ्रिक्स बना लेगा। इसी प्रकार स्पाइरोगायरा जो है उसमें भी ये अलग अलग भाग टूट करके नया जो स्पाइरोगायरा है वो बना लेंगे। भाग टूटा, खंडित हुआ, या जो हम बोलते हैं विखंडित हुआ, अलग अलग फ्रेगमेंट बन गए, इसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फिलामेंटस एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है। देखो, इस जनन के अंदर जो कायिक जनन है उसकी सीधी परिभाषा यही है कि इसमें न तो समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन होता है, न इसमें कोई गैमेट्स यानी कि युग्मक बनते हैं, और न युग्मकों का संलयन होता है। इस प्रकार के जनन को कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो पहला कौन सा हो गया? विखंडन या फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंट इन फिलामेंटस एल्गी, एग्जांपल यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। अब दूसरा जो है उसको बोलते हैं विभाजन। विभाजन बाई फिशन, विभाजन द्वारा जनन। विभाजन कौन सा विभाजन? ध्यान रखना, इसमें होगा समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। ये मुख्य रूप से उन कोशिकाओं में पाया जाता है या उस एल्गी में पाया जाता है जो यूनिसेलुलर एल्गी है। किसमें पाया जाएगा? यूनिसेलुलर एल्गी। इसमें पाया जाएगा? यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर पाया जाएगा। एक कोशिकीय सेवाल, जैसे क्लोरेला है, ब्लू ग्रीन एल्गी वाले हैं। तो यूनिसेलुलर जो एल्गी है उसके अंदर कहने का मतलब पूरी एल्गी जो है वो सिर्फ एक ही कोशिका की बनी हुई है। पूरी एल्गी किसकी बनी हुई है? एक कोशिका की बनी हुई है। ये इसकी मातृ कोशिका। इसमें क्या होता है? विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। इसमें क्या हो गया? समसूत्री विभाजन हो गया, माइटोसिस। समसूत्री विभाजन हो गया तो एक मातृ कोशिका कितनी कोशिकाओं में बंट गई? 2 कोशिकाओं में, समान आकार की 2 कोशिकाओं में बन जाती है। तो ये क्या हो गई? ये मातृ कोशिका और ये इसकी पुत्री कोशिका है। तो अब ये प्रत्येक जो कोशिका है ये नई एल्गी बना लेती है।
तो कहने का मतलब कि एलगी से कितनी एलगी बन गई, 2 एलगी बन गई। तो इस प्रकार का जनन है, ये किससे हुआ, विभाजन से। कौन से विभाजन से, समसूत्री विभाजन से। तो इसे कहते हैं बाय फिशन या विभाजन द्वारा जनन। 2 हो गए। ये जो विभाजन द्वारा जनन किसमें बताया मैंने, एक कोशिकीय शैवाल जो होते हैं उसमें। तीसरा जो जनन का प्रकार है वो है कंद द्वारा जनन। कंद द्वारा जनन, कंद जो है उसको बोलते हैं ट्यूबर। क्या बोलते हैं, ट्यूबर बोलते हैं। ट्यूबर द्वारा जनन यानी कुछ ट्यूबर यानी कि गांठ जैसी या कंद जैसी संरचना बनेगी प्लांट्स में। जैसे ये होता है मुख्य रूप से ग्रीन एल्गी कारा में। किसमें होगा, ग्रीन एल्गी कारा के अंदर होता है। कारा का जो प्लांट है उस प्लांट के अंदर, जिसको हम कारा को क्या बोलते हैं, स्टोनवर्ट बोलते हैं। और स्टोनवर्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट्स पाया जाता है। तो कारा का जो ये प्लांट है उस प्लांट्स के अंदर यहां पर जो पर्व संधियां हैं, पर्व संधियां वाले भाग जो हैं वो थोड़े फूल जाते हैं। पर्व संधियां वाले भाग क्या हो जाते हैं, थोड़े से फूल जाते हैं। और फूले हुए ये जो भाग हैं ये क्या कहलाते हैं, ट्यूबर या कंद कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है, ट्यूबर या कंद के अंदर भोज्य पदार्थ संग्रहित रहता है। फूड जो है, फूड स्टोरेज रहता है इसमें, फूड स्टोरेज रहता है। ध्यान से सुनो, कंद द्वारा जो हम कायिक जनन की बात करें, कंद द्वारा कायिक जनन कारा में पाया जाता है, जिसके अंदर जो पर्व संधियां होती हैं, पर्व संधियां के जो भाग जो होते हैं वो फूल जाते हैं, जिसको हम ट्यूबर कहते हैं, जिसमें खाद्य पदार्थ संचित होता है। ये क्या होता है, मूल भाग से अलग हो जाता है। अब ये भाग अलग हो गया, ट्यूबर अलग हो गया, अलग होकर के नया प्लांट बना लिया। नया प्लांट किसका बन गया, कारा का। कारा से अलग हुआ, नया प्लांट बन गया। इस प्रकार ये किसके द्वारा जनन है, कंद द्वारा जनन या ट्यूबर द्वारा जनन, जो किसमें पाया जाता है, कारा के अंदर। चौथा जो प्रकार है, 5 प्रकार पढ़ाऊंगा मैं आपको। चौथा जो प्रकार है वो होता है मुकुलन द्वारा। कौन सा, मुकुलन द्वारा। मुकुलन द्वारा इंग्लिश में जिसको बोलते हैं बाय बडिंग, कुछ शैवाल ऐसे हैं जिसमें एक बाहर की तरफ आंतरिक दबाव के कारण बाहर की तरफ साइफन बनता है, जिसे कहते हैं प्रोटोसाइफन। जैसे ये शैवाल का शरीर, इस शैवाल के शरीर से बाहर की तरफ, तो इस प्रकार जैसे जूलॉजी के जंतु हाइड्रा में हम पढ़ते हैं, वैसे इस प्रकार की संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं बड। क्या बोलते हैं, बड। ये जो बड वाली संरचना है ये मुख्य प्लांट से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और अलग होकर के नया एल्गी प्लांट का निर्माण कर लेती है। नया एल्गी प्लांट जो है उसका निर्माण कर लेती है। इसे क्या कहते हैं, हमें मुकुलन या बड बोलते हैं। 5वां जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिससे प्रश्न पूछा जाता है। 5वां है होर्मोगोन्स द्वारा। होर्मोगोन्स क्या होते हैं, होर्मोगोन्स जो मुख्य रूप से जैसे तांत्रिक शैवाल हैं, जैसे हम बात करें ओसिलेटोरिया की। ओसिलेटोरिया में तो तंतु होता है, ओसिलेटोरिया के तंतु प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करता है, इसका जो यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाती है। जैसे इधर वाला भाग है वो अलग हो गया, ये प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर ये भाग अलग हो गया। तांत्रिक जो भाग है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में इस प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेती हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये किसके कारण होते हैं, हेटेरोसिस्ट के कारण। बीच की यहाँ की जो भाग होते हैं वो हेटेरोसिस्ट होती है। तो ये भाग अलग हो गया, ये भाग अलग हो गया, ये भाग अलग हो गया, किसमें, ओसिलेटोरिया जैसी शैवालों के अंदर।
ओसिलेटोरिया। ओसिलेटोरिया जैसी जो शैवाल हैं उसके अंदर क्या होता है, मुख्य जो पादप हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियों में इस प्रकार के कुछ तंतु से बना लेता है, अलग अलग भागों में तंतुओं का निर्माण कर लेता है। इनको कहते हैं होर्मोगोन्स। होर्मोगोन्स कहते हैं। किसमें बनता है ये? प्रतिकूल परिस्थिति में। प्रतिकूल परिस्थिति यानी कि जब प्रतिकूल परिस्थिति हो उसके अंदर इस प्रकार ओसिलेटोरिया में ये तंतु बन जाते हैं, जिसको कहते हैं होर्मोगोन। अलग अलग दिखते हैं ये। तो ये होर्मोगोन जो है, जब अनुकूल परिस्थिति आएगी यानी कि वातावरण सही होगा, पौधे के अनुकूल परिस्थितियां आ जाएगी, तो प्रत्येक होर्मोगोन तंतु जो है वो एक नया ओसिलेटोरिया बना लेता है। प्रत्येक होर्मोगोन तंतु नया ओसिलेटोरिया बना लेता है। तो ये पांचों जो विधियां हैं, विखंडन, विभाजन, कंद द्वारा, मुकुल द्वारा और हार्मोगोन द्वारा, ये पांचों किसकी विधियां हैं? कायिक जनन की। किसमें? एल्गी में। एल्गी में कायिक जनन की विधियां ये पांच ही हैं। इन पांच से प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा कायिक जनन से रिलेटेड प्रश्न इसके अलावा नहीं पूछा जाता। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जिसको हम अलैंगिक जनन बोलते हैं। एल्गी के अंदर अलैंगिक जनन जो होता है वो स्पोर्स द्वारा होता है, याद रखना। किसके द्वारा होता है? स्पोर्स द्वारा होता है अलैंगिक जनन। एल्गी के अंदर स्पोर्स बनते हैं यानी कि बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं। कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों में मुख्य रूप से यही जनन होता है और बीजाणुओं का फिर अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन से नया प्लांट या नई एल्गी बन जाती है। स्पोर्स के अलग अलग नाम हैं, किस प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, कैसी परिस्थितियों में बनते हैं, उनका संरचना कैसे होती है, उसके आधार पर इनके नाम हैं। तो 7-8 प्रकार की इसकी विधियां हैं या स्पोर्स निर्माण का प्रोसेस है एल्गी के अंदर। कौन कौन सा है हम देखते हैं। तो एल्गी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें, एल्गी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दूसरा जो पार्ट है वो किसके द्वारा होता है? स्पोर्स द्वारा होता है। जिसमें सबसे पहला एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, अलैंगिक जनन बाय ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर्स द्वारा, चल बीजाणुओं द्वारा। किसके द्वारा? चल बीजाणुओं द्वारा। इसे बोलते हैं चल बीजाणु। इंग्लिश के शब्द ज्यादा याद रखना, आपको ज्यादा इजी रहेगा। ज़ूस्पोर। कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो चल बीजाणुओं का निर्माण करती है। चल बीजाणु यानी कि गतिशील बीजाणु। जैसे ये एक बीजाणु है, बीजाणुओं का निर्माण कर लिया, ये गतिशील है, इसका मतलब इस पर फ्लैजिला होंगे। जिन पर 2 फ्लैजिला होते हैं उसे कहते हैं द्विकशाभिक चल बीजाणु। जिन पर 4 फ्लैजिला होंगे उसे कह देंगे हम चतुष्कशाभिक चल बीजाणु। जैसे ये जो चीज है ये मुख्य रूप से क्लेमाइडोमोनास जो हैं, क्लेमाइडोमोनास, उसके अंदर द्विकशाभिक चल बीजाणु पाए जाते हैं। इसी प्रकार 4 कशाभिकों वाले यूलोथ्रिक्स जो हैं उसके अंदर 4 प्रकार के कशाभ पाए जाते हैं। इसे चतुष्कशाभिक चल बीजाणु कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है बाय एप्लेनोस्पोर। इसे कहते हैं अचल बीजाणु। अचल बीजाणु, एप्लेनोस्पोर। अचल बीजाणु क्या है? इसमें फ्लैजिला नहीं होंगे, अर्थात ये गतिशील नहीं होंगे। ये कॉमन एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, इसी में पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स जो हैं, यूलोथ्रिक्स के अंदर चल बीजाणु भी पाए जाते हैं जो कि 4 कशाभिका युक्त होता है और अचल बीजाणु भी इसमें पाए जाते हैं। तीसरा होता है हेप्नोस्पोर।
हिप्नोस्पोर्स। इसे बोलते हैं सुप्त बीजाणु। सुप्त बीजाणु ये भी गति नहीं करते। अचल बीजाणु भी गति नहीं करते, सुप्त बीजाणु भी गति नहीं करते। तो अंतर क्या होता है? सुप्त बीजाणु एक प्रकार के अचल बीजाणु ही होते हैं, यानी कि एप्लेनोस्पोर्स ही होते हैं। लेकिन जो इन दोनों में अंतर होता है, कई बार इनमें से प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर क्या है, एप्लेनोस्पोर्स और हिप्नोस्पोर्स में अंतर क्या है। तो इसकी जो होती है स्पोर्स जो होते हैं उसकी भित्ति क्या होती है? पतली होती है। जो प्रत्येक स्पोर्स होता है अचल बीजाणु, उसकी भित्ति क्या होती है? पतली होती है। और जो सुप्त बीजाणु होता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में बनता है, इसकी जो भित्ति होती है वो क्या हो जाती है? मोटी होती है। तो मोटी भित्ति वाले अचल बीजाणु हैं, मोटी भित्ति वाले जो अचल बीजाणु हैं उसको हमें हिप्नोस्पोर्स या सुप्त बीजाणु कहते हैं। पतली भित्ति वाले जो गतिशील नहीं है बीजाणु उसको हम अचल बीजाणु कहते हैं। और जो फ्लैजिला युक्त, जिन पर कभी 2 फ्लैजिला तो कभी 4 फ्लैजिला पाए जाते हैं, जो गतिशील हैं, उसको चल बीजाणु या जूस्पोर कहते हैं। 3 प्रकार हो गए। चौथा जो होता है वो होता है एकाइनेट्स। इंपॉर्टेंट है एकाइनेट्स। एकाइनेट्स द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एकाइनेट्स क्या होते हैं? एक पादप की कोशिकाओं की संपूर्ण जो भित्ति है, जैसे मान लीजिए यहां पर एक स्पोर्स बना, एक स्पोर्स यहां है, एक स्पोर्स यहां है, एक स्पोर्स यहां है, एक स्पोर्स यहां है। इस प्रकार स्पोर्स बनकर के पूरा जो भाग है वो एक मोटी भित्ति युक्त, पूरा जो भाग है अंदर स्पोर्स बने हुए हैं, पूरा जो भाग है ये पूरा भाग मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं से यदि घिर जाए तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एकाइनेट्स बोलते हैं। इसके अंदर ये क्या है? ये बीजाणु जो होते हैं ये भी गतिशील नहीं होते। तो कहने का मतलब है कई अचल बीजाणुओं को घिरी हुई मोटी भित्ति वाली इस प्रकार की संरचना को क्या बोलते हैं? एकाइनेट्स बोलते हैं, जो कि अलैंगिक जनन करती है। ये हो गया चौथा प्रकार। 5वां प्रकार जो है इसका वो इंपॉर्टेंट है, वो है पोमेला स्टेज। कौन सी स्टेज है? पोमेला अवस्था। पोमेला अवस्था जो होती है ये मुख्य रूप से यूलोथ्रिक्स में पाई जाती है। यूलोथ्रिक्स जो एल्गी हैं उसके अंदर पाई जाती है। यूलोथ्रिक्स एल्गी के अंदर क्या होता है? यूलोथ्रिक्स एल्गी की जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर बाहर की जो भित्ति है वो बाहर की भित्ति एक श्लेष्मा का आवरण स्रावित करती है। पतला श्लेष्मा का आवरण होता है इसमें क्या होता है? पतला श्लेष्मीय आवरण होता है। श्लेष्मीय आवरण, पतला श्लेष्मीय आवरण होता है जो बाहर की तरफ पूरा जो प्लांट है उसकी बाहर की तरफ कोशिकाएं पतला श्लेष्मीय आवरण स्रावित कर लेती हैं और अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें उसी समय विभाजन भी शुरू हो जाता है। तो अंदर की कोशिकाओं में बहुत सारी कोशिकाएं विभाजित होकर के अंदर बहुत सारे स्पोर्स का निर्माण कर लेती है। और एल्गी के अंदर इस प्रकार की जो अवस्था है वो एक पोमेला जो एल्गी हैं उस जैसा दिखाई देता है, ऐसी कंडीशन है। इसलिए इस अवस्था को हम पोमेला स्टेज बोलते हैं। पोमेला स्टेज जो यूलोथ्रिक्स के अंदर पाई जाती है। क्या हुआ? पूरी जो कोशिकाएं हैं बाहर की तरफ एक श्लेष्मा का आवरण स्रावित कर लिया, कवर कर लिया। और जब श्लेष्मा का आवरण स्रावित होता है उसी समय अंदर की कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है। और विभाजन शुरू होने से क्या हो जाता है? अंदर की जो कोशिकाएं जो होती है
बहुत सारा विभाजन करके अंदर स्पोर्स का निर्माण कर लेगी और बाहर की तरफ श्लेष्मी आवरण द्वारा घिर जाएगी, और इस प्रकार का जो भाग जो है ये आपको दिखाई देता है वो पोलमेला जो शैवाल है उस जैसा दिखाई देता है। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? पोलमेला स्टेज बोलते हैं। छठी फिर इंपॉर्टेंट है एक और, उसको बोलते हैं गोंग्रोसीरा अवस्था। गोंग्रोसीरा स्टेज। गोंग्रोसीरा जो स्टेज है वो पाई जाती है वाउसेरिया में। वाउसेरिया जो एल्गी हैं उसके अंदर गोंग्रोसीरा अवस्था पाई जाती है। वाउसेरिया एक सेकोसिकीय शैवाल है, यानी कि कोइनोसाइट्स एल्गी हैं। उसके अंदर ऐसी बहुत सारे पटहीन होती है। पहले तो ये ऐसी संरचना में दिखाई देता है आपको वाउसेरिया, लेकिन जब इसमें सेप्टा का निर्माण हो जाए, इस प्रकार इसमें सेप्टा बन जाते हैं अलग अलग, इस प्रकार सेप्टा का निर्माण हो जाता है। तो सेप्टा का निर्माण होने पर जो ये आकृति है या ये संरचना है, ये संरचना गोग्रोसीरा शैवाल जैसी दिखती है। तो इस अवस्था को हम गोग्रोसीरा स्टेज कहते हैं वाउसेरिया में। और ये अवस्था कब बनती है वाउसेरिया में? जब इसके अंदर एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन होता है। सीधा ही देखना है आपको कि वाउसेरिया जो प्लांट हैं उसमें अलैंगिक जनन के दौरान सेप्टा का निर्माण होकर के अलग अलग खंड बन जाते हैं, और अलग अलग जब खंड बनते हैं जब वो वाउसेरिया जो हैं वो एक गोग्रोसीरा एल्गी हैं वैसा दिखाई देने लग जाता है। इस अवस्था को या अलैंगिक जनन की वाउसेरिया की इस अवस्था को गोग्रोसीरा स्टेज बोलते हैं। सातवां इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है कार्पोस्पोर्स द्वारा। कार्पोस्पोर्स हैं ये मुख्य रूप से रेड एल्गी में बनते हैं। रेड एल्गी जो लाल शैवाल हैं उसके अंदर बनते हैं। कार्पोस्पोर्स क्या होते हैं? ध्यान से सुनना। रेड एल्गी का जो जननांग है उनको बोलते हैं कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम। और कार्पोगोनियम के अंदर गोमोब्लास्ट तंतु पाए जाते हैं। गोमेनोब्लास्ट तंतु विशेष प्रकार के फिलामेंट्स होते हैं वहां, फिलामेंट्स। इसके अंदर विशेष प्रकार के फिलामेंट्स पाए जाते हैं और इन फिलामेंट्स के द्वारा स्पोर्स का निर्माण होता है। इन फिलामेंट्स के द्वारा स्पोर्स का निर्माण होता है। कार्पोगोनियम में विशेष फिलामेंट्स द्वारा स्पोर्स का निर्माण होता है और इन स्पोर्स को हमें रेड एल्गी के अंदर क्या बोलते हैं? कार्पोस्पोर्स बोलते हैं। ये कार्पोस्पोर्स जो होते हैं ये विभाजित होकर के कोशिका विभाजन करके जो है नई रेड एल्गी का निर्माण करते हैं। तो ये जो है हमने आपको बताया कि जूस्पोर द्वारा, एप्लेनोस्पोर द्वारा, हाइप्नोस्पोर द्वारा, एकाइनेट द्वारा, पोलमेला स्टेज द्वारा, गोंग्रोसीरा स्टेज द्वारा, कार्पोगोनियम द्वारा। तो ये जो हैं ये अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां हैं, विभिन्न अवस्थाएं हैं जिनके द्वारा एल्गी के अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन और अलैंगिक जनन। इसके बाद आता है लैंगिक जनन। एल्गी के अंदर जनन के प्रकार के अंदर तीसरा जो आता है वो आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम देखते हैं कि लैंगिक जनन वो होता है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है और जाइगोट का निर्माण होता है। एल्गी के अंदर जो नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन जो होता है या नर युग्मक और मादा युग्मक मुख्य रूप से दो अलग अलग भागों में हम इसको पढ़ेंगे लैंगिक जनन को। जैसे एक तो जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों में से कोई गतिशील होगा और एक ऐसी प्रकार होगा लैंगिक जनन का जिसके अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक में से कोई भी गतिशील नहीं होगा। तो लैंगिक जनन जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। हम यदि क्लासिफिकेशन करें एल्गी के अंदर लैंगिक जनन को तो एक तो है एप्लेनोगेमी। एप्लेनोगेमी यानी कि अचल युग्मता।
अचल युग्मता। दूसरा है प्लेनोगेमी, यानी कि चल युग्मता, यानी कि इसमें युग्मक जो हैं वो चल होंगे, गतिशील होंगे, और इसमें अचल होंगे। हम इसको पढ़ते हैं। एप्लेनोगेमी जो होता है उसके अंदर क्या होंगे, जो युग्मक बनते हैं, युग्मक जो बनते हैं वो क्या होते हैं, अचल होते हैं, नॉन मोस्टाइल होते हैं, गतिशील नहीं होते और इतने एक्टिव भी नहीं होते, और ये अमीबोइड्स टाइप्स के युग्मक होते हैं। तो इनमें गति नहीं पाई जाती। जैसे ये जो हैं मुख्य रूप से स्पाइरोगायरा प्लांट्स जो हैं उसमें एप्लेनोगेमी पाई जाती है। जो लैंगिक जनन है उसमें जो मुख्य प्रकार है वो पेलेनोगेमी का ही है, चल युग्मकता। पेलेनोगेमी या चल युग्मकता है लैंगिक जनन को 3 भागों में डिवाइड करती है। ये है, एक होता है आइसोगेमी, एक होता है एनआइसोगेमी, और एक होता है ऊगेमी। यह भाग जो है लैंगिक जनन का यह इंपॉर्टेंट है, आइसोगेमी, एनआइसोगेमी और ऊगेमी। इधर हमने पढ़ा अचल युग्मता, जिसमें युग्मक जो हैं वो गतिशील नहीं होते हैं, अमीबोइड्स टाइप के होते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा के अंदर। इसके अंदर नर और मादा युग्मक जो होते हैं वो दोनों ही पाए जाते हैं, लेकिन जो नर युग्मक होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। दूसरा जो उधर हमने पढ़ रहे हैं प्लेनोगेमी, यानी कि चल युग्मकता, इसका मतलब वहाँ पर युग्मक जो हैं वो गतिशील होते हैं, लगभग जो युग्मक जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, लेकिन इसको 3 भागों में पढ़ रहे हैं हम। ए जो भाग हैं वो हैं आइसोगेमी। आइसोगेमी जो हैं उसके अंदर जो युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, वो आकार, आकृति, संरचना, कार्य की दृष्टि से एकदम समान होते हैं। जैसे मान लीजिए एक युग्मक ये हैं, एक युग्मक ये हैं, और ये चल हैं, तो इसका मतलब इनके ऊपर फ्लेजिला होते हैं। तो आइसो का मतलब होता है, हम जानते हैं आइसो का मतलब समान से हैं, आइसो का मतलब तो समान युग्मक जिसमें एक नर होता है एक मादा होता है। नर और मादा युग्मक संरचना, आकृति, व्यवहार सब में समान होते हैं, और इस प्रकार का जो दोनों मिलकर के जनन करते हैं उसको हम आइसोगेमी कहते हैं, जो कि एक लैंगिक जनन का प्रकार है। इसमें हम विभेद ही नहीं कर पाते कि कौन सा नर है और कौन सा मादा है। एक को हम प्लस से दिखा देते हैं जिसको नर बोलते हैं, एक को माइनस से दिखा देते हैं जिसको मादा बोलते हैं। तो आइसोगेमी में हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है जो दोनों ही चल होते हैं, आकार, आकृति, संरचना और व्यवहार में समान होते हैं, उसमें हम अंतर ही नहीं कर पाते। एक को प्लस साइन से दिखाते हैं, दूसरे को माइनस साइन से दिखाते हैं। जो प्लस से दिखाते हैं उसको नर और माइनस से दिखाते हैं उसको मादा कहते हैं। दूसरा जो चल युग्मकता के अंदर बी जो पार्ट्स हैं वो आ रहा है एन आइसोगेमी। एन आइसोगेमी है, इसके अंदर अब की बार नर युग्मक और मादा युग्मक समान नहीं होते। मादा युग्मक जो होता है वो बड़ा होता है और नर युग्मक जो होता है वो छोटा होता है। दोनों ही फ्लेजिला युक्त होते हैं, लेकिन आकार और आकृति में दोनों में भिन्नता आ जाती है। कार्य की दृष्टि से भी भिन्नता होती है, फिजियोलॉजिकल दृष्टि से। ये जो होता है ये कम एक्टिव होता है। क्या होता है ये कम एक्टिव होता है, और जो बड़ा होता है आकार में वो मादा युग्मक होता है। जो आकार में बड़ा होता है वो मादा युग्मक होता है और ये कम एक्टिव होता है। आकार में जो छोटा होता है वो नर युग्मक होता है और ये ज़्यादा एक्टिव होता है, एक्टिव ज़्यादा होता है, और ये गतिशील होते हैं दोनों ही। उसके बाद तीसरा जो है ऊगेमी टाइप का जो है तीसरा सी टाइप ऊगेमी, ये जो है सबसे हम बता सकते हैं कि एडवांस टाइप का
लैंगिक जनन है एल्गी के अंदर। इसके अंदर मादा युग्मक, नर युग्मक, तो इसमें जो नर युग्मक जो होता है वो फ्लैजिला युक्त होता है और मादा युग्मक जो होता है वो गतिशील इसमें नहीं होता। इसके अंदर ये आकार में बड़ा होता है और इसको जो है एग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं। और ये जो नर युग्मक है होता है इसको एंथेरोजोइड्स बोलते हैं। ये गति करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी ये जो है ये लगभग स्थिर ही रहता है, यानी कि बिल्कुल ही एक्टिव नहीं होता, और इसमें यह एक्टिव होता है। आकार, आकृति और संरचना जो है और कार्य की दृष्टि से इनमें काफ़ी भिन्नता होती है। तीनों की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा भिन्नता इसमें देखने को मिलती है। तो ये जो है ये लैंगिक जनन का प्रकार जो है उसमें हमने पढ़ा कि एप्लेनोगेमी, प्लेनोगेमी। एप्लेनोगेमी में कोई गति से नहीं करता, न नर न मादा गति करते हैं। स्पाइरो वगैरह जैसी एल्गी जो होती है उसमें पाया जाता है। एमीबोइड्स टाइप के इसमें युग्मक बनते हैं। और प्लेनोगेमी में हमने 3 पढ़ा, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी। आइसोगेमी के अंदर दोनों प्रकार के जो नर और मादा युग्मक हैं वो आकार और आकृति में समान होते हैं, कार्य की दृष्टि से भी समान होते हैं, उनका व्यवहार समान होता है, फ्लैजिला युक्त होते हैं, दोनों गति करते हैं। एक को नर और एक को मादा हम कहते हैं। जिसको नर है उसको प्लस से दिखा सकते हैं, मादा को माइनस से दिखा दे सकते हैं। एनाइसोगेमी के अंदर कार्य की दृष्टि से और संरचना की दृष्टि से भिन्नता होती है। इससे मादा युग्मक बड़ा होता है और नर युग्मक छोटा होता है। दोनों गतिशील होते हैं। मादा युग्मक कम क्रियाशील और नर युग्मक ज़्यादा क्रियाशील होता है। तीसरा जो सबसे एडवांस प्रकार का जनन है ऊगेमी टाइप का जनन कहते हैं, अंड युग्मकी प्रकार का जनन। उसके अंदर क्या होते हैं, नर युग्मक ज़्यादा एक्टिव, मादा युग्मक जो स्थिर स्थायी होता है और उसको हम एग कहते हैं, और इसको एंथेरोजोइड्स कहते हैं। तो आज की जो क्लास थी, जो पूरा वीडियो था जो लगभग आधे पौन घंटे का है, उसके अंदर हमने लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन, जो एल्गी के अंदर जो मुख्य रूप से जनन के जो प्रकार हैं उसको हमने अच्छी तरह से पढ़ा कि किस प्रकार इसमें कायिक जनन होता है, किस प्रकार इसमें अलैंगिक जनन होता है और किस प्रकार इसमें लैंगिक जनन होता है। तो एल्गी में जनन से संबंधित कोई भी प्रश्न इससे हट करके नहीं पूछा जाता। थैंक यू स्टूडेंट।